गर्मी की छुट्टियों में जब हम अपने ददिहाल ननिहाल जाया करते थे ट्रेन में छुक छुक करते, तो रास्ते में ट्रेन धीमी पड़ती थी एक पुल पर, और कई बार थम भी जाती थी। और फिर मैं देखता था कि जो उम्र में कुछ बड़े बूढ़े हैं, वो खिड़की के बाहर नदी को देखकर, जो उस पुल के नीचे बह रही थी, हाथ जोड़ते थे, कुछ मंत्र बुदबुदाते थे। और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हुलस कर 1-2 रुपये के सिक्के भी फेंकते थे। बड़ा मज़ा आता था उस गेम में। तो तब समझ नहीं आता था कि नदी को लेकर ये क्या भावना है कि लोग हाथ जोड़ रहे हैं और हम जैसे बच्चे सिक्के फेंक रहे हैं। और फिर जब गांव में आते थे, तो गांव में जब आना होता था, वहाँ एक नहर बहती थी। तो अपने पिताजी को अक्सर ये कहते पाते थे हम कि इस बार तो पानी बढ़िया आया है। और जब नहीं होता था तो थोड़े मायूसी में भी कहते थे पानी कम रह गया इस बार। तो नदी नहरों को लेकर ये हमारा पहला परिचय था। बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी हैं, थोड़ी सी। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि मानव सभ्यता ही नदियों पर टिकी है। वो कहीं भी पली बढ़ी हो, नदियां हमेशा थीं। अब उल्टा हो रहा है, हम नदियों से दूर भाग रहे हैं। नए घर बना रहे हैं नदियों से दूर, नए फ्लैट्स खरीद रहे हैं तो नदियों से दूर। हम परेशान हैं क्योंकि नदियां प्रदूषण का घर हो गई हैं। भले ही बनाए हम नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम उनसे दूर भागते हैं, बजाय उन्हें साफ करने के या उनकी चिंता करने के। एक इंसान है जिसने चिंता की, उनका नाम है रमन कांत। लोग उन्हें रिवरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ हैं। इन्होंने वो काम किया जो कम लोग अपने हाथ में लेते हैं, जो कि मुश्किल तो है, समझना पहले मुश्किल और करना और मुश्किल, लेकिन इन्होंने किया। कम से कम 3 नदियां इन्होंने साफ की। काली नदी, जो पश्चिमी यूपी में बहती है। दूसरी है नीम नदी। और एक नदी है हिंडन। हिंडन का उद्गम स्थल इन्होंने खोजा। हिंडन को तो एनसीआर के लोग बखूबी जानते हैं। इन 3 नदियों पर जब उन्होंने काम किया तो उसके बाद ये खबरें आम हुईं, और आज देश भर में 20-22 जगहों पर, 20-22 नदियों पर लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जो मन की बात प्रोग्राम चलाते हैं, उसके 102वें एपिसोड में रमनकांत जी का जिक्र आया है, उनके काम का जिक्र भी आया है। अब तो उन पर फिल्म भी आने वाली है। तो पढ़ाकू नितिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है रमन जी। धन्यवाद नितिन जी। तो आपके बारे में तो इतना सारा बता दिया हमने, प्रधानमंत्री तक भी आपकी बात पहुंच गई। आपकी बात लोगों तक पहुंच जाती है, लोग समझ लेते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने 12th पास करने के बाद 2000 में ये काम शुरू किया था, तब तो बड़ा मुश्किल था। जब हम किसी से कहते थे कि भाई हम कुछ नदी का तालाब का काम करेंगे, हम्म। तो कहते थे यहाँ क्या ज़रूरत है, वो तो राजस्थान में करें लोग, वहाँ पानी की कमी है। यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खूब पानी है, हम्म। तुम यार क्यों समय ख़राब कर रहे हो। लेकिन आज कम से कम ये जो 2 दशक बीते हैं, आज कम से कम अगर किसी से बात करते हैं नदी की, पानी की, तो कहते हैं हाँ समस्या तो है। हम्म। तो ये एक बड़ी चेतना है पिछले 2 दशक की। और क्योंकि इस इन 2 दशकों में समाज ने नदियों के रूप में बहुत कुछ खोया भी है। जिसको समाज ने खोया है उसको पाने में हो सकता है 2-3 दशक लगें, लेकिन अगर आज भी समाज चेत जाए, जो मुझे लग रहा है धीरे धीरे, उसमें सरकारें भी शामिल हैं, समाज के लोग भी शामिल हैं, धीरे धीरे वो उस तरफ सोच रहे हैं, देख रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। हम्म। ये तो है। नदियों को लेकर हमारे मन में बड़ी आस्थाएं रही हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। और इन्हें हम केवल नदियां नहीं मानते रहे, देवियां मानते रहे, इनकी पूजा करते रहे। फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आपने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया? देखिए, इसके दो तरीकों से हम सोच सकते हैं, क्योंकि भारत को पूरी दुनिया में नदियों के देश के रूप में जाना जाता है। हम अपनी नदियों को माँ का दर्जा भी देते हैं। तो बाकी देश तो अपनी नदियों को माँ नहीं मानते, लेकिन उनकी नदियाँ साफ हैं। हम्म। लेकिन हम अपनी नदियों को माँ कहते हुए भी गंदा कर गए। तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण मैं जो महसूस करता हूँ, वो है कानूनों का सही से पालन न होना। दूसरा है आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव। क्योंकि आप किसी भी छोटे कस्बे या शहर में जाइए, जितनी उसकी क्षमता है उससे कई गुना वहाँ आबादी रह रही है, और उससे कई गुना क्षमता का वहाँ सीवरेज जनरेशन होता है। और वो जाता कहाँ है? सब नदियों में जाता है, नालों के माध्यम से। इसी तरह जब ज़रूरतें बढ़ती हैं,
मान लिया एक परिवार में 4 लोग हैं, कमाने वाले कम हैं, या जब समाज की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्री भी ज़्यादा आ रही हैं, लगानी पड़ रही है, मजबूरी है। तो जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, वो भी सब नदियों में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह सब सीधे ही जा रहा है, कहीं-कहीं ट्रीट भी हो रहा है, कहीं-कहीं नहीं भी हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है, इसका एक प्रमाण है नदियों का गंदा होना। अच्छा। उसके लिए व्यवस्था दी सरकार ने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल है, हुँ, स्टेट के अलग हैं। हुँ, लेकिन वो बनाया गया था पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उस पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये एक आंकड़ा है और ये सबको दिखता है नंगी आँखों से हुँ, कि जब से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है, पॉल्यूशन घटने के बजाय बढ़ा है। तो कहीं न कहीं दिक्कत तो है। हुँ। अब हो सकता है कहीं व्यवस्था में दिक्कत हो सकता है कहीं समाज की इग्नोरेंस हो सकता है कि कहीं कुछ और चीज़ें पक रही हों। तो कहीं न कहीं गलत हो रहा है, जिस कारण से हमारी नदियाँ खराब हो रही हैं। जहाँ तक धार्मिकता की बात है, क्योंकि हमारा वो समाज है जो गाँव में ज़्यादा बसता था और नदियों किनारे, क्योंकि भारत ही वो देश है जहाँ कुंभ लगते हैं। 3 साल वाला, 6 साल वाला, 9 साल वाला, 12 साल। वो अलग-अलग नदियों पे लगते रहे हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। तो नदियों की महत्ता कुंभ से, मेलों से, वो ये थी कि वहाँ एक तो समाज आपस में मिल लेता था। ऐसा भी नहीं है कि कहीं-कहीं लोग गुम भी हो जाते थे मेलों में, 10-10 साल, 20-20 साल बाद मिलते थे। हुँ, लेकिन वहाँ समाज एक-दूसरे से मिल लेता था और अपनी ज़रूरत की चीज़ें साल भर की वहाँ से खरीद लाता था। खरीद लेता था। तो नदियों का इतना महत्व है, और जिस साइंस को आज हम बात कर रहे हैं, जब हम आज चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा किस तिथि में कहाँ होगा और उस समय गंगा में स्नान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है। हुँ, तो इतना ज़्यादा महत्व कि अगर उस खास तिथि पे जब चंद्रमा की ये दशा होगी, उस समय अगर आप स्नान करेंगे गंगा में, तो आपको ये लाभ होंगे। तो ये महत्ता हमारे देश में ही है। आप चाहे दुनिया के किसी देश में चले जाइए, कहीं आपको नदी में ऐसा नहीं बताएँगे लोग। तो ये हमारी एक मान्यताएँ हैं और ये साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं। ये सिद्ध भी करते हैं उन चीज़ों को। सब सिद्ध करते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन आपने खुद माना व्यवस्था में भी कमी हो सकती है, हमारी इग्नोरेंस भी हो सकती है। आपको कब समझ में आया कि कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं, क्योंकि मेरा गाँव मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हुँ, है और वहाँ से करीब, मेरठ शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। परीक्षतगढ़, राजा परीक्षतगढ़ किला है, उससे 3 किलोमीटर आगे है। लगभग गंगा वहाँ से 4-5 किलोमीटर ही दूर है। तो गाँव में अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि, अब से 20 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत जागृति है, इंटरनेट है, सब कुछ है, कि उसको क्या करना है। माता-पिता भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो बता सकें, भई आप इस फ़ील्ड में चले जाओ, ये कर लो। लेकिन एक अंदर से ये होता था कि भई कुछ अलग करेंगे समाज के लिए, समाज के लिए करेंगे जो करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। हुँ, तो लेकिन घर में विरोध भी था इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं बड़ा था और मेरे से एक छोटा भाई था। बोले, "यार ये पागल हो गया है, इस ये पता नहीं क्या करना है, वो कहता रहता है, एंजो-एंजो गाता रहता है। इसमें कौन तेरा ब्याह कर देगा भाई? हुँ, वो तेरा नहीं होने का तो छोटे वाले का कौन करेगा फिर, हुँ, कि बड़े का क्यों नहीं हुआ?" तो ये एक समाज की अलग दुविधा, मगर नहीं, करना तो है। तो ऐसे ही मैं एक बार मेरठ किसी मित्र के पास आया था, मोदीपुरम में एक जगह है, उनका अमित गुप्ता नाम था, उनके यहाँ बैठा था मैं, तो एक सज्जन आए, उनका नाम अनिल राणा था। अच्छा। तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो वो भी अपनी नौकरी छोड़ के आ चुके थे 1998 में। उनको भी यही जुनून था, उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था, वो कुछ पानी का काम शुरू कर दिया था उन्होंने। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी, उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, तो मैं उनसे मिला, मैंने बताया, मैं कहा, जी मुझे तो आप अपने साथ ही जोड़ लो, मुझे तो बढ़िया यही काम करना है। बोले, भाई मैं खुद नंगा घूम रहा हूँ, तू और चिपट जा मुझे। तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा, भाई मैं तो खुद अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ, तुझे या कहाँ किसी मैं का भला ढूंढूं। कर निकल लो। तो वो बोले, भाई तू अपना और देख ले भाई, मैं कहा नहीं जी। तो उनका कुछ कार्यक्रम था नेक्स्ट डे, तो मैं उसमें चला गया जिद करके, और मैं तो बिल्कुल निश्चय कर लिया, मगर यही काम मुझे तो करना है, आप बताओ कैसे करना है। बोले, तो कल आओ तुम मेरे पास, इस जगह आना। तो मैं गाँव चला गया और मैंने अपनी माताजी से कहा कि मैंने तो तय कर लिया क्या करना है। बोले, क्या?
यूँ कल पता चलेगा। मैं कहा ठीक है। मैं अच्छा। वो 10 बजे बुलाया था, मैं उत्साह में 8 बजे मेरठ आ गया और एक सूरजकुंड पार्क है उसमें बैठ गया। मैं कहा यार फिर मंदिर के दर्शन किए, वहीं बृहस्पति देव मंदिर है। अब मैं कहा मुझे कुछ हाँ करा देना बस आज। मैं उनके पास पहुंचा, बोले भाई ठीक है तुम आ जाओ, मेरे साथ रहो, देखो ना तो मेरे पैसा है तुम्हें देने को। मैं कहा जी मुझे काम सीखना है, पैसा नहीं। तो खैर धीरे धीरे उनके साथ लगे, उनको एक कुछ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ उनका कुछ कोलोब्रेशन हुआ और उसमें उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। मैं उनके यहाँ रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में, और रात को वहीं सो जाता था क्योंकि घर तो था नहीं मेरठ में, किराए का लेने की हिम्मत नहीं थी। हम्म, तो वहीं पढ़ा लिखा सो गया। और तो उन्होंने एक पोछे वाला भी लगाया हुआ था, तो मैं कहा इसको क्यों, आप मैं ही लगा दिया करूँगा सुबह को, हम्म, मुझे यहाँ रहने का आप परमिट कर दो। बोले यार इसे, मैं कहा जी ना रहने दो। तो मैंने पढ़े लिखे, हम्म, सुबह काम करा और फील्ड में चले गए। हम्म, एक मोटरसाइकिल उन्होंने दे दी थी। तो मेरठ का एक एक गांव में मैं गया, 663 गांव हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैं ना गया हूँ। अगर कोई आज मेरठ के गांव का नाम लेता है ना, तो मैं बताता हूँ ये तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट का गांव है, वहाँ है। नेताओं से ज़्यादा आप घूमे हो। हाँ, और एक एक तालाब की स्टडी की, एक स्टडी की तालाब मेरठ में क्या सिचुएशन है। वो इतनी बेहतरीन स्टडी थी, उसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा। तो उसके बाद तो मुझे मज़ा आने लगा, लेकिन उधर एक दुविधा चल रही थी घर में कि भाई ये तो शादी लायक हो रहा है। तो तो ये बड़ा एक अमूमन सा रहता है, आप तो सब जानते ही हो। शादी होगी वैसे? शादी हो गई तो असल में एक और किस्सा है उसमें, अगर कहो तो हाँ आप हाँ, वो ये शो ही किस्सों का, आप तो सुनाओ। वो घर पे कोई रिश्ते वाले आए होंगे गांव हम्म, में। हम्म, वो बोले हाँ वो तो वहाँ है जी, वो गाजियाबाद से गए थे। तो बोले ठीक है जी, हमें तो घर वर तो पसंद है, लड़का ही लड़का मेरठ है वहाँ है। तो मुझे उन्होंने फ़ोन कर दिया लैंडलाइन पे कि वो आएंगे, उनसे मिल लेना, ऐसे ऐसे रिश्ते के लिए आए। हाँ कर दिया हमने। तो मैं कही मेरे से तो पूछ लेते, क्यों हाँ कर दिया हमने, हाँ पूछ लेते थे। हम्म, तो खैर वो दो दो लोग आए और अब गेट मैंने ही खोला उसका। मैं कहा जी बताइए। जी वो रमन जी से मिलना है। मैं कहा जी वो तो फील्ड में गए हुए हैं। हम्म, मैंने उनसे सीधे कह दिया ये अच्छा, वो तो बताया था यहीं मिलेंगे। मैं कहा ना यहाँ ना जी। अब वो बेचारे चले गए। अब उन्होंने कहीं पीसीओ से गाँव में फिर फ़ोन कर दिया कि भाई वो तो है ही नहीं। अब उनका मुझे फिर कहाँ है भाई। मैं कहा जी यहीं हूँ। यूँ वो आए थे, यूँ हाँ आए थे। ये तो उनसे झूठ क्यों बोल दिया। मैं कहा मुझे नहीं करानी शादी। कह रहे चुपचाप उनसे मिल ले, मैं भेज रहा हूँ दोबारा उन्हें। अब वो फिर आए, बोले जी रमेश। मैं कहा जी मैं ही हूँ, आ जाओ। खैर वो आ गए अंदर। बोले जी आपने पहले मना क्यों किया। मैं कहा जी मुझे शादी नहीं करनी, घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बोले नहीं शादी तो हमें तुमसे ही करनी है जी, लड़की की। अच्छा। मैं कहा जी ऐसा क्या, मैं तो मुझे नहीं मिलते पैसे वैसे यहाँ। कह रहे कुछ नहीं, लड़की गाँव में रह गई हमारी, क्या दिक्कत है। तो एक ऐसा हम्म, ऐसे कई एपिसोड हुए। तो चलते रहे आते रहे। मैंने कहा लेकिन जब एक स्थिति ये आई कि रिश्ता भी हो गया, मैं अपनी सगाई से भाग भी गया, मुझे फिर पकड़ के लाए और पीटते हुए सब ज़बरदस्ती सब बैठा दिया और शादी वादी भी हो गई। मैं फिर माता जी रोने लगी। मैं कहा चलो यार साला, सब काम से बढ़िया माता पिता अगर दुखी हैं तो सब छोड़ो, पहले इनकी इच्छा पूरी करो। कर ली। हाँ फिर शादी 2007 में हम्म, हो गई। तो अब सबको आपका काम समझ में आता है? काम तो अब भी समझ में नहीं आता, पर पिताजी को तो बिल्कुल ही नहीं आता। कह रहे हम्म, पता नहीं कहाँ गुजारा है नदी नाले में, हमें नहीं पता जी। तो लेकिन उनको ये रहता भी हाँ अपने ठीक है, हम्म, परिवार को चला रहा है, उनको यही था भी परिवार संभाल ले, हम्म, उनका और किससे मतलब नहीं। हम्म, सही बात है। हम्म, तो सबसे पहला काम जो मैं आपका पढ़ रहा था एक बार, हम्म, नीम नदी है एक हम्म, मेरठ में, हम्म, और बस वो नदी या तो लोगों की यादों में थी, या हो सकता है जो अंग्रेज छोड़ गए उन कागजात में रही हो। हम्म। उसका क्या किस्सा है, वो आपने कैसे खोजी? ऐसा हम बेसिकली काली रिवर ईस्ट पे काम कर रहे थे, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो जब हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो हम जैसे ही कासगंज पहुँचे तो उसमें दिखा कि एक नदी इसमें और आकर के यहाँ मिलती है कासगंज में। हम्म,
तो हमने ब्रिटिश गजेटियर देखे, सिंचाई विभाग के डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उसमें पता चला कि भाई हाँ ये नदी है। और हमने फिर उसको रिवर्स ट्रैक किया, पीछे उसके चले, तो आते आते हम हापुड़ में आ गए, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। कासगंज से अलीगढ़, अलीगढ़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से वापस हापुड़। हम्म, वो पहुँचते पहुँचते पहुँच गए उस गांव में जहाँ से वो नदी शुरू होती थी कभी। हम्म, फिर वो गांव का नाम है दत्याना। तो उसके बारे में फिर हमने सारी चीज़ें निकाली। तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि सर यहाँ एक कमिश्नर थे उस समय, सुरेंद्र सिंह, इस समय वो एलजी साहब के सचिव हैं। तो सर ऐसे ऐसे यहाँ एक नदी है, उसकी ज़मीन है, और ब्रिटिश गजेटियर ये बात सिद्ध करते हैं। हम्म, तो बोले मैं दिखवाता हूँ। तो और उसको खोजा तो एक नदी का जिक्र आता है, कोसी की नदी। हम्म, वो महाभारत कालीन नदी है बेसिकली, महाभारत में उसका जिक्र मिलता है। तो फिर वहाँ से देखा कि कुछ लोग बताने लगे कि ये परीक्षदगढ़, किला परीक्षदगढ़ से यहाँ के मिलती है, लेकिन वो अलग नदी थी। तो जब सरकारी डॉक्यूमेंट निकाले तो उसमें जो फरद होती है, जो सिजरा होता है, हम्म, उसमें उसकी ज़मीन थी नदी की, लगभग 150 बीघा। तो ज़मीन निकल आई। जब पटवारी आए, एसडीएम आए, तो ज़मीन वो जो कब्जाई हुई थी उस पर खेती कर रहे थे वो लोग, किसान, 8 किसान थे वो। मैंने फिर प्रशासन से कहा, मगर ये तो खाली कराओ इसको, ये तो नदी का उद्गम है। हम्म, बोले भाई ये तो बड़ा टफ है यहाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो डोले डोले पे कत्ल हो जाता है। तो सही क्योंकि बात। हमको अनुभव था हम्म, काली नदी के उद्गम की 300 बीघे ज़मीन छुड़ा करके उस पर झील बनाने का, ये पहले किया था आपने? ये उससे पहले कर चुके थे हम, ये पहले, काली नदी का। तो मुझे पहले पूछना था, चलो कोई कोई नहीं। बात नहीं हाँ, तो उसमें फिर हमने कहा, अब एक दिक्कत वहाँ सबसे बड़ी ये आ रही थी, वो गांव था त्यागियों का। अच्छा, वहाँ दुनिया भर की रिश्तेदारी तो हमारी निकल आई। अच्छा, हाँ, और वो सिफारिश लगाएं कि अच्छा। जी हमारी बचवा देना, हमारी बचवा देना। मैं कहा भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हम्म, मैंने तो प्रशासन को बताया है कि यहाँ नदी की ज़मीन है, हम्म, खाली वो कराएंगे। यहाँ तो पहले से है ही। है, हाँ। उन्होंने कहा आप गलत जगह बैठे हो। हम्म, तो खैर वो चिन्हित हो गई। अब चलता रहा, कमिश्नर भी चेंज हो गए, हापुड़ के 3 डीएम चेंज हो गए, लेकिन हम लगे रहे। मैंने एक फिर पत्र लिखा गांव के नाम, जो मेरी अक्सर एक रणनीति रहती है। नदी का क्या महत्व है, किस नीम नदी का क्या महत्व है, आपके जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, और अगर इसकी ज़मीन को आप कब्जा के बैठे रहोगे तो आपको इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे अच्छा, धार्मिक दृष्टि से। अच्छा। ये सब मैंने उस पत्र में लिखा। उस पत्र को पर्चे के रूप में छपवाया, वो पूरे गांव में बंटवा दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोले भाई ये तुम हमें डरा रहे हो। मैं कहा जी मैं डरा नहीं रहा, ये सच्चाई है। तो एक व्यक्ति की जो माता जी हैं, उन्होंने उससे रिलेट किया कि हाँ हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल ही नहीं रहा। तो मैं कहा माता जी ये आप ज़मीन छुड़वाओ, नदी की ज़मीन है, आज नहीं छोड़ोगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, ये सरकारी ज़मीन है, आपको छोड़नी पड़ेगी। खैर हम्म, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। वो सारी ज़मीन प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि आप देखो, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर था, क्योंकि अब जिसकी ज़मीन जो वोट क्यों देगा फिर वो उसको। क्यों देगा? तो भाई साहब वो सारी सारी ज़मीन हमने छुड़ा ली। वाह। वो उस पे फसल हमने हटवा दी उनसे खुद ही। फिर वहाँ आया कि झील बनाई जाए, क्योंकि उद्गम को पुनर्जीवित भी करना है। जब आप उद्गम कहते हैं, हम्म मैं समझने की दृष्टि से पूछ हम्म रहा हूँ, तो हमने तो सुना है जैसे गंगा नदी है, हाँ गौमुख से बहती है। हम्म तो मैं तो गया नहीं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं हम, जो गए हैं, आप भी शायद गए हों। हम्म तो वहाँ पर बर्फ़ है, पिघलती है, धीरे 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 वहाँ पर पानी का संचय होता है और वो बहने लगता है, तो हम्म। नदी की तरह फॉर्म ले लिया। ये आप जो बात कह रहे हो बरसाती नदी की कर रहे हैं। जब हम उद्गम अभी जब देखने जाएं या देखें तो होता कैसे है वो उद्गम, आप कहते किसे हैं बरसाती नदी के मामले में? देखिए जब नदी 2 प्रकार की हैं हमारे हम्म, यहाँ। पूरे भारत का जो नदी तंत्र है वो लगभग 20 बेसिन में बटा हुआ है। हम्म, उसमें भी जो मोटे मोटे 4 तरीके से उसको बांट सकते हैं हम। सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, वो प्रायद्वीप की नदियाँ। हम्म, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो भूमि का हिस्सा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो
और वो एक तरफ से ज़मीन से जुड़ा हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा है, बिल्कुल। तो उसमें दक्षिण की नदियाँ हैं सारी। हुँ। कुछ और दोनों पूरे देश की नदियों का जो पानी है, कुछ नदियों का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है और कुछ का अरब सागर में जाता है। इसमें जो हमारी बर्फ़ वाली नदियाँ हैं, हुँ, जो साल भर बहती हैं, हुँ। उसमें मेन ऊपर की 3 नदियाँ हैं। जो हिमालय से हैं, हाँ, हाँ। हिमालय की। और कुछ जो नागपुर प्लेटो है, ये हुँ, नर्मदा हुँ, इस टाइप की जो नदियाँ हैं नीचे, वो हैं। लेकिन ये जो इनकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक और उनकी सहायक, हुँ, ये जो नदियाँ हैं, ये बहती हैं ग्राउंड वाटर के मिलने से। इसको गाँव में कहते हैं चोयाना। जहाँ भी ये नदी का उद्गम बनता है या बनता रहा है, वो लो लाइन एरिया होता है उस क्षेत्र का। तो वहाँ एक तो वैसे ही वाटर टेबल ऊपर, क्योंकि पहले रहता था, बेसिन है सब, और ऊपर से बरसात आ गई तो सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो जब वो इकट्ठा हो, नदी का एक तरीके से पूरा घर था। जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो बहना शुरू कर देता फिर था। बहना शुरू कर दिया। तो वो उस तरह से वो छोटी नदियाँ बनी। नदी का एक स्वरूप होता है कि वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के मिलने से बहती है। हुँ, अगर एक भी नहीं है तो नहीं बहेगी। तो छोटी नदियों का जो उद्गम है, वो इसी तरह आइडेंटिफाई होता है कि वो असल में उसका घर कहाँ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ हुँ, है, हुँ, वही उसका उद्गम है। हुँ। अगर वो उसका उद्गम जीवित नहीं है या उसका उद्गम पाट दिया गया है, तो नदी का हम नहीं समझते कि वो कभी अच्छा, जीवित हो पाएगी। अच्छा। हुँ, मतलब एक छोटा तालाब तो होना ही चाहिए जहाँ से वो चले, बिल्कुल। अगर उस तालाब को आपने भर दिया, उसमें खेती करने लगे, हाँ, उद्गम ही खत्म हो वो गया और खत्म नदी हो, खत्म हो नदी गई। खत्म हो अच्छा, गई। जी। ठीक है, तो आप वो कहानी बता रहे थे, फिर आप उद्गम आपने हाँ, निकाल वो लिया उसका। निकाल हुँ, लिया तो उसको हमने फिर हुँ, चिन्हित करा के झील बनानी थी। हुँ, अब 50-60 दिन हमने श्रमदान से भी काम किया उसमें, जो शूटर दादी हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की ही हैं, हुँ, दोनों दादी भी वहाँ हुँ, आईं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग, समाज के लोग, डॉक्टर, बच्चे सब आते थे रोज़ाना, श्रमदान करते थे। लेकिन काम बड़ा था तो थोड़ा पैसे का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना था। तो फिर हमने एक प्रपोज़ल बनवाया सिंचाई विभाग, माइनर इरिगेशन से, लघु सिंचाई विभाग से, और उसको हमने लखनऊ भिजवाया। और वहाँ फिर थोड़ा प्रयास करके मंत्री जी से, तो वो सैंक्शन हो गया। और इसी साल उस पे हमने काम शुरू कराया, पूरा टेक्निकल सपोर्ट हमने दिया, वो काम माइनर इरिगेशन ने किया। ये बेसिकली एक सामूहिक प्रयास था। ढूंढा हमने उद्गम, लेकिन प्रशासन का भी सहयोग रहा, पैसा सरकार ने खर्च किया, समाज के लोग भी आए। तो समाज का और सरकार का एक सामूहिक प्रयास था। तो जब नदी का उद्गम वहाँ झील बन गई, तो उसमें पानी भी आ गया। जब पानी भर गया, कुछ हमने चैनलाइज किया उसमें पानी। तो क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी की मन की बात लगातार सुन रहे थे, वो अक्सर पानी के बात करते हैं, जिक्र करते हैं उसमें। हुँ, 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 तो उन्होंने कहा था कि नदियों के किनारे उत्सव मनाए जाएं, हुँ, एक एपिसोड में। हुँ, तो हमें आया, इतना अच्छा काम हुआ है कि तो एक नदी उत्सव मनाते हैं। तो हमने नदी उत्सव मनाया। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और बहुत सारे समाज के लोग, 1000 किसान, बच्चे, महिलाएं, जिन्होंने 8 किसानों ने ज़मीन छोड़ी, उनको भी हमने सम्मानित हुँ, किया हुँ, उसमें। हुँ। और सब लोग जुटे और एक बहुत अच्छा पूरे दिन की एक नदी गाथा कह लीजिए। और अच्छी बात ये कि वहाँ एक प्राचीन मंदिर है उस गांव में, भूतों का मंदिर बोलते हैं उसको। उनकी इच्छा के बिना उस क्षेत्र में कुछ नहीं होता। तो हमने उनको भी नमन किया। और वो नदी उत्सव मना, तो उस नदी उत्सव के दौरान कोई टीम गई हुई थी दिल्ली से, दूरदर्शन की शायद, तो उन्होंने भी उसको शूट किया। अब ठीक है, वो ख़त्म हो गया, लोग आने लगे, एक उत्साह बना। तो फिर मुझे 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया, शायद 18-17 की शाम को, कि आप कल 11 बजे नदी पे पहुंचिए, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ आपके नदी का जिक्र करेंगे मन की बात में, तो आपकी वहाँ शूटिंग होगी। तो मैं कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं हालांकि हरिद्वार में था उस समय, सुबह सुबह फिर हम निकले, हम 11 बजे आए। तो हमने फिर वहीं मन की बात को सुना भी, और बहुत ही उत्साह बढ़ा। क्योंकि आप देखिए, जब भी जैसा आप परिवार की बात कर रहे थे, घर का मुखिया अगर आपके किसी काम की तारीफ करे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं, तो उससे हौसला बढ़ता है। और उस काम को फिर अ, ऐसी उसकी चमक हुई कि बहुत सारे
सीडीओज डीएम मुझे संपर्क करने लगे कि आप हमारे यहाँ भी सपोर्ट करिए। उसी का परिणाम है कि हम बहुत सारे अब ज़िलों में, जैसे कानपुर देहात में नून नदी के लिए, मोरवा नदी भदोही में, फतेहपुर में ससुर खदेड़ी और नून दक्षिण, इन सब पे अब टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। एक उसके पहले भी हम एक ऊना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक डीएफओ हैं, अब तो उनका चार्ज बदल गया था, नालागढ़ के डीएफओ हो गए। हमारे मॉडल के आधार पर उन्होंने एक कन्हन नदी है वहाँ, उसको पुनर्जीवित किया। तो इसके साथ ही हमने एक अपना मॉडल डेवलप कर दिया है कि छोटी नदी कैसे पुनर्जीवित होगी। पहले उसके कारण समझे कि ये मरी क्यों छोटी नदियाँ, अब उनको जीवित कैसे करना है उसका एक हमने मॉडल पूरा डेवलप करके दिया है। उसको आप किसी भी नदी पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 5 से 10 साल में वो नदी आपकी पुनर्जीवित हो सकती है। इसके लिए आपने नीर फाउंडेशन बनाया? नीर फाउंडेशन हमने बनाया था 2004 में, हम्म, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं तो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब लेकिन हम एक्टिविज्म में थे तो किसी भी संगठन का पेपर वर्क बहुत हो जाता है। अब पेपर वर्क करना तो रिसोर्सेज चाहिए, तो उसमें फिर स्टाफ भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, हमने एक संगठन बनाया था, लेकिन हम समाज के साथ जुड़ करके ज़्यादा काम उसमें किया है हमने। काली नदी का जिक्र मैंने बहुत सुना, मैं पश्चिमी यूपी में रहा। काली नदी को जोड़ा जाता है हमेशा कि काली नदी बहुत प्राचीन नदी है, काली नदी उन नदियों में से एक है जिसके किनारे सभ्यता विकसित हुई। काली नदी को लेकर आपने बताया आपने काम किया इसके पहले ही, नीम के पहले। देखिए, वो एक ऐसा किस्सा है कि उसको हम जब ट्रैक कर रहे थे उस नदी को, तो उसका भी उद्गम नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो उसको भी सैटेलाइट मैपिंग, ब्रिटिश गजेटियर, ये खोज खाज के हम उस खतौली तहसील का गांव है अंतवाड़ा, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पहुँचे। और वहाँ उसी तरह 300 बीघे ज़मीन उस नदी की। वहाँ मैंने डीएम को कहा, वहाँ के मिश्रा जी थे, मगर ये तो नदी की ज़मीन है यहाँ। बोले हाँ, तो देखो यार, इसको नाप वाप कराते हैं इसकी। अब वो नाप वाप कराई, वो करीब 22-23 किसान थे जिन्होंने कब्जा रखी थी। अब वहाँ दिक्कत ये थी, गांव था सारा गुर्जर समाज का, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं वहीं जाके बैठ भी जाए किसी के यहाँ। ये बड़ा ज़रूरी होता है सामाजिक काम में कि हाँ, आपके पास कोई लिंक हो। लिंक हो। हाँ, कि बात हाँ, शुरू करें तो किसी व्यक्ति से तो बात करो। हाँ। कैसे घुसोगे? अब मैं वहाँ जाता, उसकी पूरी किंवदंतियाँ खोजी, कैसे नदी बनी, क्या हुआ, सब कुछ खोजा मैंने। वो बड़ी प्राचीन नदी है। हाँ भाई। उसको जस्ट अंतवाड़ा को एक गंगा के समान माना गया है, और वो गोमुख की संज्ञा उसको दी गई है। उसके आगे नंगली पड़ता है, नंगली को हरिद्वार की संज्ञा दी गई है। बल्कि नंगली का जो ग्रंथ है सुधा स्वरूप उनके गुरु जी का, उसमें उस नदी का जिक्र है। तो उन्होंने मुझे बुलाया भी काम करने के दौरान कि ये कौन व्यक्ति है जो इस पे काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने कभी कहा था कि इस पे इस तरह काम शुरू होगा। खैर, अब वो मैं रोज और ये जाता जो था। आप जगहों के नाम ले रहे हैं, मैं जो नहीं जानता उन्हें बता दूं, हाँ, ये सब मुजफ्फरनगर जिले में आते हैं। हाँ, हाँ। तो अब मैं रोज जाता था वहाँ अंतवाड़ा में। अब बैठ करके कोई घर ना बैठाए, अब सबको ये लगता था ये व्यक्ति हमारी जमीन खाली कराने वो आता है। हाँ, मतलब पहला इंप्रेशन हाँ, यही है भाई। हाँ। अब मैं डरता नहीं था, दिक्कत। अब लेकिन लोग मुझे कहते थे, भाई वहाँ ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, कभी कोई 50,000 रुपये देगा तुम्हारी फिरौती दे दे। मगर नहीं, ऐसा तो नहीं होगा यार। खैर, मैं जाऊँ और एक नीम के वहाँ पेड़ था, उसके नीचे बैठ के मगर कोई आए, किसी से बात हो, कुछ बात बने आगे। देखिए, ऐसे विषय में ना पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि सबको लगता है कि भाई मैं ज़मीन खाली कराऊँ तो वोट का क्या होगा, प्रशासन कहता लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए, ये सब चीज़ें तो रहती हैं। सभी चाहते हैं स्टेटस को बना रहे, अब जो है सो रहने दो भाई। वही मैंने वहाँ किया, एक पत्र मैंने लिखा गांव के नाम, और उसकी गाथा गाते हुए वो पर्चा छपवाया और खुद घर घर बांटा। फिर मैं जाता रहा, 10-15 दिन हो गए, तो एक व्यक्ति आया, उसका नाम, उसको गांव में गोली कहते हैं, मुकेश नाम है वैसे तो उनका। बोले, त्यागी जी आप रोज आते हो यहाँ, तो क्या मैटर है? मैं कहा जी मैटर ये है। कह रहे हाँ, मैंने पर्चा पढ़ा तुम्हारा कल। मैं कहा जी हाँ। मगर तुम बताओ, ये मैंने 3 मर्डर कर रखे हैं। मैं कहा भाई मर्डर क्यों बता रहे हो मुझे? ये मैं जेल भी चला गया 2 बार और 3 मर्डर कर रखे हैं, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ यहाँ। मैं कहा भाई सही सही बात, तो क्या मैटर? बोले जी 5 बीघे तो मैंने कब्जा रखे, जहाँ तुम बैठे हो मेरी ज़मीन है। मैं कहा भी तो तुम ही छोड़ दो पहले। बोले मैं बहुत परेशान हूँ जब से मैंने ज़मीन कब्जाई है। अच्छा। हाँ, मैंने मर्डर कर दिए, परेशान हो गया, जेल चला गया, ये हो गया, वो हो गया। मगर तुम ही छोड़ दो भाई, एक नज़ीर बनेगी, ये नदी की ज़मीन है। तो मैं आ गया फिर
उस व्यक्ति ने शाम को अपनी खड़ी फसल जोत दी ट्रैक्टर से 5 बीघे की, और उसकी वीडियो बना के मुझे भेजी। ओहो! बोला त्यागी सुबह आ जाओ, मैंने अब खाली कर दी अपनी ज़मीन। मैं गया खैर वहाँ, मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा ये व्यक्ति मतलब जहाँ 1 इंच ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है कोई, उसने 5 बीघे फसल जोत दी अपनी। मेरा इतना हौसला बढ़ा, मैंने फिर तो प्रशासन को टाइट लिया थोड़ा सा। मैं कहा एनजीटी में चला जाऊंगा अगर ये ज़मीन खाली नहीं हुई। तो थोड़ा प्रशासन सख्त हुआ। फिर लोग भी डरने लगे कि भाई कुछ धार्मिक रूप से डरने लगे, कुछ वैसे डरने लगे, ये तो खाली होनी है। 6 महीने में सारी ज़मीन हमने खाली करा ली। कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई किसी के साथ शिकायत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ एक झील हमने बनाई। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी झील बनी होगी। आज वहाँ 10 से 15 फीट पानी है। और अब थोड़ा सा अस्त व्यवस्था हो रही है, उसको दोबारा से एक नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत उस पूरी नदी को चैनलाइज किया जा रहा है। और एक बड़े स्तर पे वो नदी एक मॉडल के रूप में उभरने वाली है कि छोटी नदियाँ कैसे पुनर्जीवित होती हैं। उसमें एक हम इन सीटू वेटलैंड बनने जा रहे हैं अभी 8, वो नदी के अंदर वेटलैंड बनेगा। उसमें क्या होता है? उसमें ये होगा कि जो उसमें गंदगी बह रही है वो नेचुरल तरीके से साफ होती चली जाएगी। तो वो 8 वेटलैंड बनेंगे, एक मुजफ्फरनगर में, एक मेरठ में, एक हापुड़ में, 5 बुलंदशहर में, क्योंकि उसके आगे उसमें पोल्यूशन नहीं है। तो एक नदी उदाहरण बनने वाली है। और वहाँ भी हमने उसको गांव को फिर आदर्श गांव में चयनित कराया वहाँ के सांसद जी से, डॉक्टर संजीव बालियान जी से। फिर उसको गांव को एक अर्थ डे नेटवर्क है, उन्होंने स्टार विलेज भी चुना। वाह! हाँ तो गाँव वाले खुश हो गए होंगे हाँ, आपसे? गांव वाले अब खुश हैं। अब वो तो तो खूब बाद में कहने लगे हमारे गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ लो अब तो इसमें। वही हाँ, अब तो मैं दूध कहा पिला भाई रहे हो खूब। हाँ, किसी ने चाय नहीं पिलाई 6 महीने हाँ। तक। तो ये सब रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि समाज के साथ वार्तालाप जरूरी है। जितना हम समाज के साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, समाज बहुत कुछ सिखाता है। इतना पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल में समाज बहुत सिखाता है जब आप काम करने निकलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही तो काम आपने किया नहीं, मैंने सुना अमेरिका हुआ है अब तो आप? अमेरिका भी हम काली नदी के सिलसिले में ही गए, हम्म। क्योंकि काली नदी के काम को लेकर के भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया था। हम्म। और मुझे ही नहीं, जिस अखबार ने उसको बहुत ज़्यादा लिखा, उस अखबार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला वाह। इस काम के लिए। तो अमेरिका में बेसिकली इसलिए जाना हुआ क्योंकि वहाँ जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, हम्म। उनके परिवार के सदस्य हैं कैनेडी जूनियर, भतीजे। रॉबर्ट एफ कैनेडी। तो उन्होंने वहाँ एक अलायंस बनाया, वाटर कीपर अलायंस। वो वहाँ नदियों पे काम करते हैं, वाटर कीपर अलायंस। अलायंस। तो जो अमेरिका में नदियों पे काम करने वाले लोग हैं, उनको सबको उन्होंने जोड़ा हुआ है, एक मंच दिया हुआ है। वहाँ भी प्रॉब्लम है नदियों की? वो बहुत पहले बनाया था, प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उन्होंने उनको दूर कर लिया। कुछ कहीं कहीं बची हैं, उन पर वो काम कर रहे हैं जहाँ और बेस्ट हो सकता है। तो जब उन्होंने वहाँ किया तो कुछ अमेरिका से बाहर के लोगों को भी उन्होंने जोड़ा, जैसे भारत से उन्होंने हमको जोड़ा। तो पहली बार 2017 में हम गए थे डीर वैली, जो साल्ट लेक सिटी के पास है। वहाँ एक सम्मेलन था नदियों का, पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ नदियों के आए हुए थे। और हमको पहली बार वहाँ जाने का मौका मिला अमेरिका। तो उन्होंने हमको बहुत सारी नदियाँ घुमाई वहाँ। तो उनकी नदियाँ तो एक कमाने का सोर्स बन गई हैं। हाँ, इतना पर्यटन हाँ। है ज़बरदस्त। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट ईयर हुआ था बफेलो में। तो बफेलो में नियाग्रा वाटरफॉल देखने भी गए। फिर हमने एक हफ्ते का अलग से टूर बनाया। हम लिचोत स्टेट पार्क में रुके एक हफ्ता। वो जेनेसी रिवर वहाँ बहती है, वाइल्ड रिवर है। उसकी ट्रैकिंग की, उसकी पूरा हम चले 3-4 दिन तक उसके किनारे, उसको समझा। तो इतना टूरिज्म, वो नदियों से पानी, उनकी अपनी नदियों को साफ करने से इतना पैसा कमा रहे हैं ज़बरदस्त, जो कि हमारा कंसेप्ट है। हमारे देश में नदियों के किनारे लोग आते हैं मेलों में, वहाँ टूरिज्म हो रहा है। एरी कैनाल, बफेलो रिवर सब हो जाती हैं। अभी जब मैं भी 2022 में वाशिंगटन डीसी गया था, अभी हमारे काम को लेकर के, क्योंकि वो 2 पुरस्कार भी देते हैं एक साल में, टेरी बेकर पुरस्कार 2 लोगों को देते हैं वर्ल्ड में।
तो लास्ट ईयर का मुझे उन्होंने दिया अभी 2022 में वाशिंगटन डीसी में। बहुत बताइए। धन्यवाद। तो वो हमें आपके अलावा जिन्हें और मिला था उनके बारे में बताइएगा थोड़ा वो सा। एक साउथ अफ्रीका के या मोजम्बिक कुछ ऐसे देश है, उसके हम्म हैं दूसरे व्यक्ति, वो हम्म हम्म। वहाँ के हैं। अभी उसमें आ जाएगा, वो उसमें नदियों पे ही काम करते हैं सब? वो भी नदियों पे काम अच्छा करते हैं। अच्छा। हाँ, वो सब नदियों वाले लोग हैं उसमें जुड़े हुए जो हैं। तो वो पोटोमैक नदी हमको घुमाने ले गए। मैंने उनसे पूछा कि ये नदी आपने कैसे साफ की? हम्म बोले हमारी सरकारों ने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई और जितनी अच्छी नीतियाँ थी उतनी ही स्पष्टता से उन पे लागू किया उनको, सख्ताई से। हम्म। मगर फिर भी थोड़ा बताओ, एलोबरेट करो आप। बोले मान लें जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, अगर एक खास क्वालिटी से ज़्यादा गंदा पानी निकलेगा तो सेंसर उसको बता देगा, पीसीबी में जो भी उनकी अथॉरिटी है, और वो इंडस्ट्री कभी चल नहीं पाई उसके बाद। इतनी सख्ताई हमने दिखाई। तो आज उन्हीं नदियों से वो टूरिज्म कमा रहे हैं। कह रहे आप तो नदियों को माँ मानते हो, हमें शर्मिंदगी भी हुई, मगर जी हाँ, कह रहे हम नहीं। कि आप कुछ भी डाल दो नदी में, हमारे यहाँ आप हाथ नहीं धो सकते नदियों में। अच्छा। क्यों घुसते हो नदियों में हमारी? साफ पानी बह रहा है, आप इसका आनंद लीजिए। और ये भी आप मानेंगे, देखिए पानी तो अपने आप में आनंद है, उत्साह है, उल्लास है। ये सब जहाँ यहाँ भी पूजा अर्चना होती है तो पानी के साथ अर्चना की जाती है, हथेली पे रख करके। तो वरुण देव की संज्ञा दी गई यहाँ तो पानी को, तो हम उसको गंदा कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास वहाँ हुए। हमारे यहाँ तो अक्सर क्या होता है, जैसे आपने गोमती रिवर फ्रंट की बात सुनी होगी, उसमें ये हो गया वो हो गया। तो अक्सर लोग जाते भी हैं ना, तो देख के आ जाते हैं भाई ये गोमती रिवर फ्रंट हम बनाएंगे, फिर उन्होंने भी बनाया हुआ है वहाँ। हम न्यूयॉर्क गए थे, तो वहाँ जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने वो फेरी ले जाती है, हम्म। तो वहाँ एक फ्रंट उन्होंने बनाया हुआ है। उनके जितने रिवर फ्रंट हैं, चाहे आप टेम्स का देख लीजिए, हम उसको भी देख के आए, टेम्स वाले को भी, तो पक्के नहीं हैं। अच्छा लकड़ी के उसमें मोटे मोटे लक्कड़ हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा। यहाँ क्या किया, गोमती में पूरा कंक्रीट भर दिया नदी के बेसिन में, तो नदी को नहर बना दिया। तो नदी का बेसिन बिल्कुल चोक कर दिया, जिसको स्पंज के रूप में नदी लेती है, उससे नदी जीवित होती है। आप देखेंगे जब गंगा कभी जाते हो तो रेत हटाइए, पानी आ जाता है। हाँ। तो जब आप नदी को नहर बना देंगे तो पानी कहाँ से, स्पंज उसका आपने खो दिया। तो क्योंकि वहाँ शायद पैसा इन्वॉल्व होगा ऐसा भी हो सकता है, या कुछ और समझ ना पाए हो ठीक से। तो कोई भी रिवर फ्रंट आपको किसी भी देश का बाहर ऐसा नहीं मिलेगा जो जैसा कंक्रीट भर हमारा दिया है। कर, जैसा हमारा। हाँ, लेकिन हम देख के उनका ही आए थे। हाँ। तो ये एक रहा। तो खैर उनकी बहुत सारी नदियों को हमने घूमा है। वो अपनी नदियों को ना एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेते हैं। हम थोड़ा धर्म के साथ जुड़ करके एक ढोंग सा करने लगे हैं। आप देखो ना, सरकारें भी मानती हैं, कोई भी सरकार रही हो। अब आप जैसे दिल्ली है, नजफगढ़ ड्रेन, अब नई पीढ़ी क्या मानेगी, नजफगढ़ ड्रेन, लेकिन वो राजस्थान से आने वाली साहिबी नदी है। तो कौन मानेगा जब वो, उसकी हालत ही ऐसी है। तो इस तरह का कंट्रडिक्शन है। और कभी कभी दुख भी होता है कि हम किसी दुनिया के किसी देश की राजधानी में आप चले जाइए, और हम तो वो देश हैं जो बसे ही नदियों किनारे, हम्म। और हमारी सभ्यताएं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या दजला फरात और पुराने चले जाइए आप। लेकिन जब जब नदियों के साथ अत्याचार हुआ, ये भी इतिहास है, जब भी नदियों के साथ हमने बुरा किया तो उन्हीं नदियों ने उन सभ्यताओं को मिटाया भी है। ये भी एक तथ्य है। हम्म। तो शायद हम उस तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये भी एक सोचने वाला विषय, उनसे हमको सीखना चाहिए इस मामले में। थोड़े देर के लिए हम धार्मिक पक्ष अलग रख दें, नदियों को नदियां ही मानते हुए उनकी तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। तो दिल्ली, मान लिया दिल्ली हमारी राजधानी है, अगर यमुना के ये हालात हैं हम्म। तो हम कैसे बात कर सकते हैं? मैं यमुना पे ही आ रहा था, हम्म, क्योंकि यमुना को लेकर तो पॉलिटिकल विल भी दिखाई देती थी, जैसे गंगा को लेकर एक समय राजीव गांधी ने दिखाई। हम्म, क्या हुआ कितना हुआ वो बाद की बात है। फिर इस सरकार ने भी कहा। इसी तरह यमुना को लेकर तो दिल्ली सरकार ने भी कहा, और सब तैयार भी दिखाई दिए। फिर क्या बात आ जाती है कि साबरमती पर काम हो सकता है, गोमती पर काम हो सकता है, यमुना पर कोई काम होता दिखता नहीं। इतने साल तो हमें भी देखते हो। देखिए इसमें ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो विल पावर और एक सही अप्रोच। सही अप्रोच इन द सेंस कि आप जो भी सीवरेज या पोल्यूशन नदी में आ रहा है, क्या आप उसको ईमानदारी से रोक पा रहे हैं?
या ईमानदारी से उसको रोकने के कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर हम खाली उसके पास जाकर के प्लास्टिक चुग रहे हैं तो उससे यमुना साफ नहीं होगी, क्योंकि उसके पानी में हैवी मेटल्स हैं, उसके पानी में पेस्टिसाइड्स हैं। तो उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज दिल्ली में किसी भी हैंडपंप का पानी आप पी के दिखा दीजिए, नहीं पी सकते। अगर आज दिल्ली को मुरादनगर नहर से पानी ना आए या हरियाणा पीने के लिए पानी ना दे तो दिल्ली तो खाली हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है कभी भी भविष्य में, आप ये मत मानिए। क्योंकि जब यूपी के किसानों की नीड पूरी नहीं होगी तो नहर को क्यों जाने देंगे यहाँ, तब क्या होगा? तो इसलिए सोचने वाली बात ये कि आप जहाँ यमुना का संकट है, पानी का संकट है, आप उसका समाधान वहाँ खोजिए। ऐसा मत करिए कि हम तो दूसरे के घर से पानी ला के पी लेंगे। दूसरे का घर वाला मना भी तो कर देगा एक दिन, भाई मेरा पानी कहाँ ले जा रहे हो तुम, मुझे भी तो चाहिए। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पे सोचना चाहिए गंभीरता से, वरना आने वाले दिनों में बहुत कष्ट होने वाला है और ये बड़ा विषय बन सकता है। लेकिन ये बताइए, जैसे दक्षिण में मैं जब गया, बहुत नदियां हैं, खूब नदियां हैं। उत्तर भारत में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी कोई खास कमी दिखती नहीं पानी की ऐसी, है ना? हमें क्यों चिंतित होना चाहिए छोटी नदियों के लिए, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, छोटी नदियाँ एक तरीके से बड़ी नदियों का सहारा हैं। आप अपने शरीर से समझ लीजिए, शरीर के अंदर जो वेन्स हैं, शरीर को आप बड़ी नदी मान लीजिए। तो जो वेन्स हैं उनमें जो ब्लड आ रहा है, अगर वो प्रदूषित है तो आपका शरीर स्थिर नहीं रह पाएगा। तो छोटी नदियाँ ही बड़ी नदी को फीड करती हैं। अगर बड़ी नदी को छोटी नदियाँ फीड ना करें तो उसमें इतना पानी नहीं रह पाएगा। एक आप ऐसे समझिए जैसे गंगा का बेसिन है, गंगा बेसिन में भारत की करीब 40% आबादी बसी हुई है। तो उस बेसिन में जितनी भी नदियां हैं वो सब एक तरीके से गंगा हैं। सही। जब हम अगर गंगा की बात करेंगे और अगर काली की बात नहीं करेंगे तो गंगा की बात करना बेईमानी है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बड़ी नदी अ, एक नदी नहीं है, बल्कि एक परिवार को लेके चलती है। बिल्कुल, पूरा नदी तंत्र है। हाँ, अकेली नदी नहीं नदी है, नहीं है। पूरा परिवार है नदी उसका। के साथ कृषि भी जुड़ी हुई है, हमारा पेयजल भी जुड़ा हुआ है, भूजल भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, समाज के मेले, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब सब भी जुड़ा जुड़े हुआ है। हुए हैं। ये जो एक मुहिम चली है कि नदियों को जोड़ दो आपस में, हम्म, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, नदियों को जोड़ने का जो विषय है ये बेसिकली जो नहरें हैं, एक किसी नदी से नहर निकाली सिंचाई के लिए, वो तो है ही। हाँ। वो आगे कहीं जाकर के मिल गई, हम्म, वो भी एक इंटरलिंकिंग ही है। हाँ। लेकिन अब जब बड़ी नदी को जोड़ने की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बाढ़ से हम राहत पा सकें। हम्म, लेकिन जहाँ बाढ़ नदी का क्षेत्र है, बाढ़ वहीं आती है ना, हम्म। तो आप उस क्षेत्र को ही क्यों कब्जाते हो? क्योंकि ये मतलब नदी के एरिया में ही मत बसो, हाँ, खेती तो मत करो। अब उसके घर में आप घुसोगे तो वो अपने आप को खाली कराएगी कराएगी। तो ये वाइबल भी नहीं है। देखिए, कहीं कहीं हो सकता है, हम्म, लेकिन आप इसको बड़े स्केल पे करेंगे संभव नहीं है। हम्म। इकोलॉजिकल भी ये वाइबल नहीं है और फाइनेंशियली तो बहुत ही पैसा इसमें खर्च होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सरकारें इस पे बहुत गंभीर हो सकती हैं कभी, क्योंकि जैसे अभी केन बेतवा का लिंक एक हुआ है खाली, अभी उस पे पूरी तरह काम भी आगे नहीं बढ़ा है या बढ़ रहा होगा। उसका समझौता तो हो गया है, लेकिन उसको लेकर के भी एक वो है कि ये जंगल से जा रही है तो शेरों के लिए कुछ रास्ता बने, ये सब चीज़ें हैं। वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि क्योंकि वो सरकारों की पॉलिसी मैटर है, लेकिन उसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत आसान नहीं है उसको करना। आप जोड़ेंगे कैसे? नहरें बनाएंगे, नहरों के लिए आप ज़मीन एक्वायर करेंगे, उसका फ्लो कहाँ है, कैसे जाएगा? तो मेरी समझ से वो बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं है। तो बेसिकली जैसे जो नदियां हैं वो तो अपना रास्ता खुद ढूंढती हैं, तय करती हैं, और ये प्रक्रिया सालों साल बाद जाकर होती है, कोई नदी अपना रास्ता तय कर ले। इंसानी दखल कितना जायज़ है इसमें, जो नहरों के लिए कहिए या जैसे भी कहिए, कि हम नदियां निकाल लें, हम इसको थोड़ा टर्न दे देते हैं? देखिए, भारत की टोटल नदियों को आप 2 तरीके से समझ लीजिए। जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं, नागपुर प्लेटो से नीचे या उधर बहती हैं, और हिमालय की नदियाँ। जो हमारे दक्षिण भारत के पहाड़ हैं, वो बहुत परिपक्व पहाड़ हैं, बहुत पुराने हैं और उनमें जो नदियाँ बहती हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ से बहुत बड़ी एक तबाही हो गई।
तो वो नदियाँ बहते-बहते अपनी घाटियाँ बना चुकी हैं। वो बहुत ज़्यादा तबाही उनको नहीं करनी है। हुँ। जैसे आपकी नर्मदा है, कितनी गहरी घाटियाँ वो बना चुकी हैं क्योंकि पुराने पहाड़ हो गए। हुँ। लेकिन जो हिमालय है, ये भी नया पहाड़ है। नया है। तो यहाँ जो आपको तबाही देखने को मिलती है, वो इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि ये नदियाँ अभी अपने रास्ते को पक्का नहीं कर पाई हैं, ऐसा है। ऐसा है। और हम उसी रास्ते में जम गए हैं। अच्छा। अभी जो रास्ता उनका पक्का हुआ भी नहीं, हाँ, हम उसमें भी आ बिल्कुल। गए। अब भाई आप ये समझ हाँ। लीजिए किसी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं, रोड़े डाल रहे हैं हुँ। और आप वहीं नहीं, मैं भी एक यहाँ अपना घर बनाऊँगा। हम उसमें घुस गए। अरे भाई, अभी तो पहले डाबर भी डलेगा, अभी तो हुँ। बहुत काम होने हैं। हाँ। हुँ। तो ये एक फैक्ट है कि अभी वो यंग पहाड़ है। इन नदियों ने अभी अपने पक्के रास्ते नहीं तय किए हैं, वो घाटियाँ भी नहीं बनाई हैं, वो लगातार अपनी घाटियों को बना रही हैं। हुँ। तो उसमें हमारा दखल जायज़ नहीं है और अगर दखल करेंगे तो ऐसी ही जैसे केदारनाथ की आपदा हुई या अभी आप देख लीजिए हिमाचल किस तरह से तबाह हो रहा है। हुँ। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर जिस तरह से इस बार तबाही हुई है, 5 साल आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो प्लेन कर देगी प्रकृति। आप इन सड़कों को ठीक मत कराइए 5 साल तक या कुछ भी मत छेड़िए, सब प्लेन कर तो देगी, जो था बिल्कुल पुराने जैसा कर देगी। वैसा ही कर देगी। हाँ, तो दखल हमको कम करना चाहिए। आपने कोरोना काल में देखा होगा जैसे नदियों के साथ दखल कम हुआ, नदियाँ साफ हो गईं। हुँ। लोग घरों से नहीं निकले तो एयर पोल्यूशन कम हुआ तो आसमान साफ हो गया, सहारनपुर से पहाड़ दिखने लगे। सारी गड़बड़ हम ही कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा। मानो तो दखल हमको कम करना ही चाहिए। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हुँ, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, पढ़ाकू पार्टी। अच्छा। तो हम उसमें बता देते हैं, हुँ, कुछ भी बातचीत होने से जी, पहले कि हुँ, कौन गेस्ट आ रहे हैं और किस टॉपिक पर बात है। हुँ, तो कुछ लोग अपने सवाल भेजते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल। तो एक हमारे दोस्त हैं सैयद इंसाफ नागौरी, हुँ, वो पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले उत्सर्जन को रिसाइकिल करके उसको कामयाब बनाने और नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए कौन से प्रयास हो रहे हैं सीरियसली? सुनते बहुत हैं हम कि होते हैं। देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, हुँ। उनकी व्यवस्था है कि किसी भी इंडस्ट्री में ईटीबी प्लांट होना चाहिए, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, हुँ। जो उस इंडस्ट्री के जो निकलने वाला वेस्ट है उसको उस हद तक ट्रीट करे जो मानक कहता है हाँ। कि अपनी इंडस्ट्री से बाहर निकाल सकता है। गड़बड़ सारी यही है। हुँ। कुछ इंडस्ट्रीज को ये कहा जाता है कि वो जीरो डिस्चार्ज पे चलें, अपना पानी बाहर निकालें ही ना। हुँ। दिक्कत सारी यही है कि क्योंकि उस व्यवस्था को जो मॉनिटर कर रहा है पोल्यूशन कंट्रोल, वो जो स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हुँ, हो, हुँ, हुँ, तो जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें कितनी गंभीरता है, उसमें कितनी सच्चाई है। हुँ। अगर उसमें गंभीरता और सच्चाई बनी रहे तो इंडस्ट्री नहीं निकाल पाएंगी। गड़बड़ उसी जगह पर है, मॉनिटरिंग में दिक्कत है। मॉनिटरिंग में दिक्कत है। कानून बहुत बढ़िया है, कानून पॉलिसी भी बढ़िया है, है, सब सही पुलिस है। सब बढ़िया है और आज जो देख रहे हैं आप, वो वही व्यवस्था है। आप भले ही कितना कह लें हुँ। कि भाई सब इंडस्ट्री ठीक है, सारा पोल्यूशन हुँ। नहीं जा रहा है, उसमें कुछ नहीं जा रहा है, तो नदियों में आ कहाँ से रहा है फिर? एक ये भी सवाल है। हुँ। तो कहीं न कहीं मॉनिटरिंग में दिक्कत है। इसी तरह रत्ना श्रीवास्तव ने यही सवाल बेसिकली इस तरह पूछा था कि क्या भारतीय राजनीति में जो है नदियों की फ़िक्र कम है और उसके सहारे वोटों की फ़िक्र ज़्यादा है? क्योंकि हाँ, ये बात तो हमने देखी कि हर चुनाव में मतलब हम भले ही कहते रहें कि नहीं भाई देखिए बात नहीं होती ऐसे मुद्दों की, नहीं होती तो है, बाद में बहुत ज़्यादा नहीं होती। 1-2 लाइन घोषणा पत्रों में तो होती है। चाहे अभी देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी का दौर देख लीजिए, बात गंगा पर खूब होती रही। हुँ। साफ़ तो गंगा अब भी नहीं हो रही है, उसकी प्रॉब्लम भी यही है। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो विषय भारत की राजनीति में वोटों से नहीं जुड़ता है, वो विषय लगभग अछूता रहता है। हुँ। नदियाँ भी उसमें से एक हैं, लेकिन मैं इस बात को अब थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि अब थोड़ा-थोड़ा ध्यान या उस तरफ चिंता बढ़ रही है, हुँ। क्योंकि उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, ये होना चाहिए। अब मान लिया कोई किसी क्षेत्र के सांसद हैं, अगर वो अपनी नदी की चिंता कर लें, वो महत्वपूर्ण तरीके से करें, संसद में भी उठाएँ कि मेरी नदी साफ़ होनी चाहिए। कुछ लोग उठाते भी हैं, कुछ सांसद उठाते भी हैं। तो ये स्थिति में बदलाव आ सकता है। लेकिन मेरा मानना जो है, मेरा अनुभव अपने काम करने का, आने वाले 10 साल में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, महावीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई बड़ी नदियों पर ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए,
नदियों पर लंबी दूरी के यातायात शुरू हो जाए, और तब शायद हम उनकी चिंता ज़्यादा करेंगे, उनमें पानी की चिंता भी होने लगेगी लोगों को, सरकारों को भी। इस तरह का कभी कोई प्रपोज़ल वगैरह नहीं आता कि मतलब हम नहीं देखते, जबकि हम विदेशों में देखते हैं लोग ट्रैवल भी करते हैं? देखिए, जब रुड़की कैनाल अंग्रेज़ों ने बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी ट्रैवल के लिए ही। हाँ। लेकिन हमारी नदियों में लगातार पानी कम हो रहा हुँ। है। ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। एक कुछ नदियों को छोड़ दें तो उनमें बहुत पानी कम है। जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ चल भी रहा है। तो ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, फिर तो बढ़ना चाहिए पानी। नहीं, नहीं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। पानी अच्छा, वहाँ उतने जम नहीं रहे जितनी तेज़ी से पिघल रहे जितना हैं। ज़्यादा पिघल रहा है। हाँ, तो जहाँ डिसिल्टिंग भी होनी ज़रूरी है, उसका पाथवे भी बनना ज़रूरी है। हुँ। और जो परिवहन है पानी में, उसकी अपनी चिंताएँ हैं। क्योंकि जो उसकी इकोलॉजी है पानी हुँ, नदी के अंदर हुँ, की, हुँ। और या वो डीजल से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा वो वाहन, उसकी अपनी चिंताएँ हैं। तो लेकिन कुछ जगह अभी भी चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र में शायद देखो माजुली द्वीप के आसपास हुँ, कुछ हुँ। ट्रैवल होता है, ये हो सकता है। कोलकाता में है। हाँ, कोलकाता में तो हो सकता कोलकाता है, में लोग क्योंकि फेरी हमारे से आते आप हैं। अगर हरिद्वार से गंगा में चलाना चाहें, नहीं चला पाएँगे, हुँ। क्योंकि उसको चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। वही। मेरी तो कल्पना कितनी क्योंकि सुखद है कि इतनी पश्चिमी यूपी में हुँ, नदियों में लोग ट्रैवल कर रहे हों। हाँ। मैं इधर से जाऊँ, टिकट कटाऊँ, नाव में बैठूँ, उधर निकलूँ। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें सिल्ट बहुत आती है। हमारी हुँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं, हुँ। उनमें पत्थर और सिल्ट बहुत आता ये है, सब होता है। तो एक ड्रेजिंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। एक प्रयास किया बनारस में हुँ, नितिन गडकरी जी ने, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी जहाज़ शायद बिहार में जाके फँस गया था। हाँ, तो क्योंकि वो सिल्टिंग और जो पत्थर है, वो एक बड़ी समस्या है। परिवहन थोड़ा मुश्किल है। परिवहन हो सकता है, जैसे साउथ की नदियाँ उनमें आसान है, हाँ, उनमें आसान है, वहाँ उनमें हो है, सकता है, वहाँ हो भी रहा है। हो भी रहा है। पर्यटन इसलिए नदियों हाँ, से जुड़ा पर्यटन साउथ में है, हाँ। नॉर्थ में हमें दिखता नहीं है, यहाँ केवल इसीलिए नहीं दिखते। धार्मिक तरह का है। हाँ, वहाँ यहाँ भी हुँ, दिखेगा, जो मैंने बताई ना, हुँ, अभी ये परिपक्व नहीं है, हुँ, हमारी घाटियाँ इधर हुँ, की, तो इसलिए नहीं है। हुँ। अ, नाम तो पता नहीं मुझे, प्रोफ़ाइल वो नार्सिसिस्ट लिखते हैं। हुँ, उन्होंने 3-4 सवाल भेजे थे। हुँ, अ, उन्होंने कहा कि ये जो नदियों के नाम पर पैसा रिलीज़ होता है, हुँ। इसका भी बताइए, इसका प्रवाह किधर को हो जाता है, ये कहाँ जाता है? देखिए, ये तो एक पॉलिसी मैटर है। अब मान हुँ, लिया सरकारें किसको पैसा दे रही हैं, उनसे क्या काम करा रही हैं, हुँ। उसमें हमारा कोई दखल तो होता नहीं है। नहीं, इसमें क्या सरकारी इदारों के अलावा प्राइवेट इदारों को भी एंट्री दी जाती है? साफ-सफाई, ये जो आप काम कर रहे हैं सब नहीं, में? नहीं, देखिए, मैं आपको गंगा का एक उदाहरण बता देता हूँ। हुँ, जैसे नमामि गंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठित किया और उसको आगे काम हो रहा है। तो जिस-जिस स्टेट से गंगा गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल या झारखंड, तो हर स्टेट के लिए नमामि गंगे ने एक बड़ी कंपनी को चयनित किया हुआ है। हुँ। जैसे उत्तराखंड में भारत सरकार का ही पीएसयू है वापकोस। तो उत्तराखंड में अगर गंगा के लिए कुछ काम उनको करना है, तो वापकोस को पैसा देंगे। अच्छा। वो वापकोस की ज़िम्मेदारी है, वो किससे कराता है? भारत सरकार वापकोस से जवाब लेगी। ऐसे ही शायद यूपी में शायद ईआईएल एक कंपनी है। हुँ। तो अब सरकार भी बहुत सारे लोगों से पूछताछ ना करके एक बड़ा प्लेयर चुनती है कि हम उसके साथ संपर्क में रहें, वो आगे काम हाँ, कराए। ये एक तरह का मॉडल है। हाँ, डॉक्टर पी. कुमार इससे संबंधित सवाल ही पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पूछिएगा कि क्या हुआ, गंगा कितनी साफ़ हुई? आपको जितनी अपेक्षा थी उतनी हुई? देखिए, गंगा, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, जब तक छोटी नदियाँ साफ नहीं होंगी, हाँ, तो गंगा का आप नहीं कह सकते वो साफ होगी, क्योंकि आप देखते होंगे जब कुंभ लगता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो स्पेशल एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि जो उसके पीछे की इंडस्ट्री हैं, उनका हुँ, वेस्ट डाइवर्ट किया जाए जब तक कुंभ चले। तब तक कर लो। ये लिखित में आता है, तो इसका मतलब सरकार भी मानती है कि हमें कहीं न पता ही है कहीं उन्हें। हाँ, गड़बड़ है। तो धीरे-धीरे चेंज तो आ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना अपेक्षा कर रहे थे। हुँ। वागीश ने पूछा, और बहुत अच्छा सवाल है ये, कि नदियों के उद्गम यानी पहाड़ों पर विकास के नाम पर जो क्षरण चल रहा है, उसका नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वो देख भी रहे हैं हम, क्योंकि आप नदी के दायरे को छोड़ दीजिए कम हुँ, से कम। हुँ, आप उससे 100 मीटर जो भी तय किया हुआ हुँ, है, कहीं 100 मीटर है, कहीं 500 मीटर है। हम भी जब किसी नदी के उद्गम या उसके पुनर्जीवन की बात करते हैं, तो उसके नदी के दोनों किनारों के 1-1 किलोमीटर के गाँव में काम करने की बात करते हैं।
क्योंकि उन गाँव में अगर काम होगा तो उसका इम्पैक्ट नदी पर आएगा। हुँ। अगर उस गाँव का तालाब पुनर्जीवित होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नदी के बेसिन पर आएगा। तो उसके दायरे को छोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। चेतन पारीख, नदियों के पुनर्जीवन का विश्व में सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिला? और वहाँ के जनजीवन, उद्योगों पर उसका क्या प्रभाव आपने पाया? देखिए, क्योंकि मैं जितने देशों में घूमा हूँ, हुँ, मुझे अमेरिका के ही नदियों के जो उदाहरण हैं वो बड़े अच्छे लगे। हुँ। और उन्होंने अपनी उद्योगों को भी ऐसा नहीं बंद कर दिया है, उनको सिस्टमेटिक वे में उनको एक चला रहे हैं और उनको चैनलाइज किया है, लेकिन नदियों पे उनके इम्पैक्ट नहीं आने दिए हाँ, हैं। मतलब ये तो इम्प्रैक्टिकल है, कोई कहे कि इंडस्ट्री बंद कर दो, ना, वो हम भी नहीं वो चाह थोड़ी कोई भी नहीं हो चाहेगा, सकता है। इंडस्ट्री भी ज़रूरी है देश में, हुँ, लेकिन कानून का राज भी ज़रूरी है। देखिए, एक कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब नया कोई घर बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, व्यापार चलाता है, तो उस पे लिखता है आगे शुभ लाभ, हुँ, यानी कि जो शुभ है वही हमारा लाभ है। हुँ, तो इंडस्ट्री भी लिखती है शुभ लाभ, हुँ, लेकिन जो आप लाभ कमा रहे हुँ। हैं, वो लोगों की वो कीमत पर सबके है। लिए शुभ हो। सबके लिए शुभ हुँ, हो, खाली अपने लिए ना हो। सही बात है। हाँ। सबके लिए शुभ होगा, तो हुँ। वो लाभ जो है, वो सात्विक है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो आपको वैसे बहुत कुछ करना अपने जीवन में, हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है, हुँ। लेकिन इसी बीच फ़िल्म आ गई। ये फ़िल्म जो है, क्या नाम है, कब आ रही है? इस फ़िल्म का नाम है एक अंक। हुँ, और ये एक प्रभात कुमार हैं इसके डायरेक्टर। वो जब इसकी स्टोरी लिख रहे थे अब से 3 साल पहले, तो घूमते फिर रहे थे देश में, हुँ, तो मुझसे भी उनकी मुलाकात हुई। बोले, यार ये जो स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, हुँ, जब मेरे से पूरा साक्षात्कार हुआ, ये तो तुम्हारी स्टोरी है। हुँ। ये तो जो मैंने लिख लिया, ये तो सेम तुम कर रहे हो इसको हमको तो। अच्छा, पहले वो लिख रहे थे? हाँ। ओहो! मैं कहा, फिर कह रहे मैं इस पे फ़िल्म बना रहा हूँ। मैं कहा, जी आप बनाइए। तो उन्होंने फ़िल्म पूरी की है, उसमें काफ़ी अच्छी मूवी है। उसका बेसिकली यही कंसेप्ट है कि जब नदी प्रदूषित होती है या सूखती है, ख़त्म होती है, तो समाज पे क्या इम्पैक्ट उसका आता है। हुँ, और जब समाज से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अपनी नदी के लिए खड़ा होता है, उसको सँवारने के लिए, तो एक के पीछे समाज कैसे जुटता है फिर, हाँ, और वो फिर पुनर्जीवित होती है और खुशहाली आती है। एक अंक का यही उद्देश्य है कि एक व्यक्ति अगर शुरू करे किसी अच्छे प्रयास को, तो उसको फिर परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके तीनों गाने अच्छे हैं। नामी जो सिंगर हैं उन्होंने गाए, पापोन, पलक मुच्छल और हाँ। सोनू निगम साहब ने। तो मुझे लग रहा है सितंबर के लास्ट में शायद ये रिलीज़ होगी और सिनेमाघरों में जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि पहली बॉलीवुड मूवी है जो नदियों पे बनी है, और एक जो भी इसको देखेगा एक संदेश लेकर के जाएगा कि हमारी नदियाँ क्यों ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। बढ़िया। तो ये जो प्रयास है आपका, वो और जो है लोगों में संक्रामक हो जाए, यही उम्मीद है। बाकी मैं देख रहा था कि देश भर में धीरे-धीरे आपके मॉडल पर काम तो होने ही लगा है। मॉडल की झलक तो आपने दे ही दी। हुँ। बढ़िया है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें सरकारों से तो अपेक्षा है ही, लेकिन समाज का सहयोग भी है, और समाज का सहयोग इस तरह से कि बड़े अच्छे ढंग से आपने समझाया-बुझाया, हुँ। क्योंकि अपने समाज की नब्ज़ आप जानते हैं। तो उसमें धार्मिक कारण भी गिनाए, प्राकृतिक कारण भी गिनाए, जी, जी। और लीगल भी बता दिया धीरे से। हाँ, हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कोई भी काम अगर समाज के बीच करें, तो उसमें अगर समाज की भागीदारी नहीं है, हुँ। तो वो काम स्थायी नहीं हो सकता। हाँ, जारी नहीं रहेगा। हाँ, वो स्थायी रुकेगा फिर। आप करके आ जाएँगे, वो फिर छूट जाएगा। इसीलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, वो स्थायी कैसे बने, हुँ। उस पे चिंतन कर रहे हैं। और ये मॉडल ऐसे हैं कि इनमें आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है। सरकार की इतनी योजनाएँ चलती हैं गाँवों के लिए, हाँ, नदियों के लिए, अगर वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाएँ, और मैं तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों से कहूँगा कि अगर वो उन योजनाओं को लागू कराने में ही अपना योगदान दे दें, तो एक बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि काम तो सरकारें ही करती हैं। हुँ, सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता उसमें सहयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ गलत हो रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। सही बात। इसी तरह का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं इंडियन रिवर काउंसिल के माध्यम से, जैसा कैनेडी जूनियर वहाँ अमेरिका में कर रहे हैं। ऐसे ही हम भारत में कैसे सभी नदी पे काम करने वाले लोगों को एक मंच दिया जाए, उसका प्रयास कर रहे हैं। उसका गठन हमने कर लिया है। संभवतः 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हम करेंगे, उसमें सभी को हम बुला रहे हैं। वाह! तो बहुत-बहुत शुक्रिया नदीपुत्र रमनकांत त्यागी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, पढ़ाकू नितिन। हम दोनों एक दूसरे को विशेषण, जी। लेकिन नहीं, आपका विशेषण सच में जो है वो सार्थक है, और मैं कहूँ इस पर आप अड़े रहिए, डटे रहिए। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, और हम आप जैसे लोगों को बुलाते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे। नहीं, ये हमारे जैसे लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम काम करते हैं ग्राउंड पे, अगर हमारी बात आप जैसे माध्यम से पहुंच जाए तो एक तो इम्पैक्ट होता है, कहीं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा, क्योंकि हम घुसे रहते हैं नदी नालों में, हमें भी कभी कभी ऐसी जगह आकर के अच्छा लगता है अच्छा भाई। लगता है। हाँ, कि भाई और चलो हमारी बात कोई सुनने वाला और है। ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि ऐसे ही रमनकांत जैसा कोई बालक कहीं बैठा हो, वो कहे यार ये वाला काम करना है। हाँ, ये भी तो करियर हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से रमनकांत जी को 2-4 रमनकांत और मिल जाएं देश में, हम्म, और ये काम जो है ज़ोर शोर से यूं ही बढ़े, क्योंकि इसमें सभी का फ़ायदा है, पूरी मानवता का इनफैक्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अगले गुरुवार पढ़ाकू नितिन में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज तक रेडियो देखते सुनते रहिए।